नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार चेक कर लीजिए क्लियरिटी है, प्रॉपर क्लियरिटी आ रही है। चलें फिर, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो फिर अपन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया और नियम पढ़ रहे थे। राज्य विधानमंडल की इसके प्रक्रिया संचालन के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम, और ये नियम कब बनाए थे? 1956 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1956 में बनाए थे। इसमें हमने सबसे पहले जो देखा है वह है प्रश्न काल, शून्य काल और अल्प सूचना प्रश्न। आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। प्रश्न काल में तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। ये पढ़ा। फिर अपने प्रस्ताव पढ़े, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, ये सारे अपने पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे समितियां। आज इस सेशन में अपनी बाकी रही है समितियां। क्या बाकी रही है? समितियां। तो आज अपन समितियों को डिस्कस करेंगे। सर एसआई की क्लास 2, एसआई का कोर्स खरीदा प्लीज। एसआई की क्लास तो हो गई ना, हो रही है क्लासें। ये सब इंस्पेक्टर में काम नहीं आएगा क्या? पिंकी चौधरी, आपको एसआई का सिलेबस पता है? आपको एसआई का सिलेबस पता है तो ये एसआई में ही काम आती है। राजस्थान पॉलिटी है ये, ठीक है, एसआई में काम आएगी। चलिए, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में क्या है। चलिए, अब यदि बात करें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है समितियां। यहां से 1% डेफिनेटली पूछा जाता है। विधानमंडल की समितियां, हिंदी की क्लास की बात कर रही हूं, हिंदी की क्लास की बात कर रहे हो। हिंदी की क्लास तो एसआई में अवेलेबल करा दी ना सारी आपको, हैं पिंकी? हिंदी की क्लास अवेलेबल तो करवा दी बेटा। सर ज्योग्राफी में स्थिति विस्तार की क्लास नहीं दी, डाल देंगे, स्थिति विस्तार भी डाल देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? स्थिति विस्तार डाल देंगे, संभागीय व्यवस्था डाल देंगे, सब डाल देंगे। बात करें समितियां, पहले 22 समितियां थी। पहले कितनी थी? 22 समितियां थी। अब कितनी है? ये 25 है। क्यों सर ये बढ़ती कैसे है? ये आपको मैं बता दूं, राज्य विधानमंडल अपनी प्रक्रिया के संचालन के लिए खुद नियम बनाता है। तो विधानसभा अपनी प्रक्रिया के लिए खुद नियम बनाएगी। तो विधानसभा में पहले 22 समितियां थी, अब 25 कर दी। कितने कर दी? 25 कर दी। तो बताओ विधानसभा में अभी वर्तमान में समितियां कितनी हैं? 25। कोई टाइम 22 होती थी। कुल समितियां कितनी हैं? 25। तो आपसे कोई पूछ ले, पहले 22 थी, अब कितनी है? 25। 25 में से 4 वित्तीय समितियां हैं, 4 वित्तीय समितियां। 25 में से क्या है? 4 वित्तीय समिति है। हिंदी की लाइव क्लास एसआई की टेक्निकल टीम, इनकी बात नोट कर लीजिएगा, हिंदी की लाइव क्लास इनको नहीं मिल रही है। चलिए, हाँ इंडिया ज्योग्राफी लेने की सोच रहा हूं रोहित जी, बिल्कुल। हाँ पिंकी चौधरी जी, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो, हिंदी की लाइव क्लास नहीं मिली है तो लाइव मिल जाएगी। तो बताओ कितनी समितियां? 4 समितियां। कितनी बताओ? 4 वित्तीय समितियां। कुल समिति कितनी? 4 वित्तीय समितियां। बाकी कितनी बची? 25 में से 4 गई तो 21 अन्य समितियां। लेकिन वर्तमान में 20 ही है, 21 नहीं है। होनी चाहिए 21, वर्तमान में 20 अन्य समितियां।
वर्तमान में 20 ही अन्य समितियां हैं। अन्य समिति कितनी है? 20 ही है, 20 ही अन्य समिति है। क्यों? एक समिति है जिसका जो अभी कार्य नहीं कर रही है, उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं है। तो पूछे टोटल समितियां कितनी हैं, तो आपको पहले 22 थी, अब 22 नहीं करनी है। सर हमें कैसे पता 22 थी 25 थी? आप विधानसभा की साइट पे जाओ, वहां पूरी समितियां लिखी हुई है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, विधानसभा की साइट पे लिखी हुई है। तो अभी 25 समितियां हैं, उसमें से 4 वित्तीय समितियां हैं। हो सकता है अगली साल चुनाव हो, ठीक है, सरकार नहीं आए और चेंज कर दे समितियां, घटा के 18 कर दे, 19 कर दे, ठीक है। हाँ, 1 साल के लिए होती है, 1 साल के लिए गठित होती है, तो इस साल तो 25 ही रहने वाली है। 4 वित्तीय समितियां और 21 अन्य, 21 में से 20 ही काम कर रही है। कितनी काम कर रही है? 20 ही। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन को शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी समितियां होती है। राजस्थान विधानसभा की समितियां, राजस्थान विधानसभा की समितियां। मैंने कहा राजस्थान विधानसभा में कार्य संचालन के लिए कुल कितनी बताओ? 25 समितियों की व्यवस्था की गई। राजस्थान की विधानसभा में कार्य संचालन के लिए 25 समितियों की व्यवस्था की गई, जिसमें से 4 कैसी है? 4 वित्तीय समितियां हैं, 4 वित्तीय, और 21 स्थायी समितियां हैं। 21 4 वित्तीय समिति होगी, और अन्य जगह हम बोल सकते हैं, अन्य को बोलते हैं स्थायी। 21 स्थायी समितियां, लेकिन 21 में से है कितनी? 20 स्थायी है भी, ठीक है, एक काम नहीं कर रही, ठीक है। टोटल समितियां कितनी? 25। 25 में से 4 वित्तीय समिति, तो 21 क्या हो गई? 21 हो गई स्थायी समितियां। 21 और 4 कितनी होती है? 25। 21 में से वर्तमान में 20 ही स्थायी समितियां। क्यों 20 ही क्यों है? क्योंकि जो एक सामान्य प्रयोजन समिति है, कौन सी? सामान्य प्रयोजन समिति, उसका गठन नहीं कर रखा है, उसका गठन नहीं कर रखा है। तो टोटल समितियां 25, 25 में से 4 वित्तीय समितियां, 21 स्थायी समितियां। 21 में से वर्तमान में 20 ही है। 20 क्यों है? क्योंकि सामान्य प्रयोजन समिति का अभी तक गठन नहीं किया है, सामान्य प्रयोजन समिति का गठन नहीं कर रखा है। यहां तक बात। पहले कितनी थी? यदि पुराने के अकॉर्डिंग पूछ ले तो पहले कितनी थी? चलिए अब क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए, पहले का स्ट्रक्चर क्या था? क्योंकि हर साल समिति 1 साल के लिए गठित होती है। पहले कितनी थी? पहले 22 समितियां थी। 22 में से 4 वित्तीय समिति थी। बची कितनी? 22 में से 4 18। 18 में से 17 ही थी। 18 में से कितनी? 17 थी। तो पहले 17 स्थायी समितियां थी, 4 वित्तीय समिति, 17 और 4 21, और एक का गठन नहीं कर रखा था, टोटल 22 थी। अभी कितनी है? 20 स्थायी समितियां, 4 वित्तीय समिति, 20 और 4 24, और एक का गठन नहीं कर रखा है, 25। पहले ये था पिछले साल, अब इस साल ये हो गया है। क्योंकि 1 साल के लिए समितियां गठित होती है, 1 साल बाद इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। गायब नहीं हो रही, ये रही सामान्य प्रयोजन समिति, ये रही सामान्य, इसका गठन नहीं किया गया, गायब नहीं हो रही है। ये सामान्य प्रयोजन समिति है, इसका गठन नहीं कर रखा अभी, ये अभी गठित नहीं हुई है, गायब नहीं हुई है, ये गठित नहीं हो रही है, ठीक है। होनी चाहिए था 25, लेकिन इसका गठन ही नहीं किया, इसका गठन नहीं किया, इसलिए 24 ही है। अब रोहित जी पता लग गया कहां गायब हो गई। अब देखिए, मैंने कहा कितनी वित्तीय समितियां हैं? 4 वित्तीय समितियां। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वित्तीय समितियां होती है ना, वित्तीय समितियां, उनके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। जो वित्तीय समितियां होती है 4, उनके अध्यक्ष और सदस्य चयनित होते हैं, और इनको चुनता कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष चुनता है। और बाकी की जो समितियां होती है, स्थायी समितियां, जो 21 स्थायी समितियां हैं, अन्य समितियां हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ मनीषा, किसका मतलब समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये है, कुल समिति बताओ 25, कुल समिति कितनी? 25। इसमें से वित्तीय समिति कितनी? 4। कौन कौन सी होती? वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति 2 होती है, ए और बी, और राजकीय उपक्रम समिति। तो वित्तीय समितियां कितनी होती है? 4। और अन्य स्थायी समितियां,
अन्य स्थायी समितियां। स्थायी समितियां कितनी होती है? 25 में से 4 गए तो 21 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21। लेकिन वर्तमान में है कितनी? 20 ही है। 20 ही काम कर रही है, एक अभी गठित नहीं हुई, 20 ही काम कर रही है। जो वित्तीय समितियां, वित्तीय समिति में एक अध्यक्ष और सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य नहीं। वित्तीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का क्या होता है? हमेशा अध्यक्ष व सदस्य। जो वित्तीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका हमेशा चयन होता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। जैसे क्लास मॉनिटर का चयन करते हैं, क्लास में से मॉनिटर का चयन करते हैं, चयन किया जाता है। और जो स्थायी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। करता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। छोड़ देते हैं, क्यों? ये नहीं पता क्यों छोड़ देते हैं, वो तो सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है ना, क्यों छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछेंगे, वित्तीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनका चयन होता है, जबकि स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत। नेक्स्ट, मैंने कहा वित्तीय समिति कितनी होती है? 4। वित्तीय समिति होती कितनी है? वित्तीय समिति होती 4। 4 वित्तीय समितियां। कितने बताओ? 4 वित्तीय समितियां। कौन कौन सी 4 वित्तीय समिति हैं? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। मैंने कहा प्राक्कलन समिति 2 है, एस्टीमेट कमेटी के और खे, इंग्लिश में बोलो तो ए और बी, 2 है एस्टीमेट कमेटी। फिर है राजकीय बोल दो या सार्वजनिक बोल दो, उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो बताओ आपसे कोई पूछ ले वित्तीय समितियां कितनी होगी? वित्तीय समितियां 4 है। वैसे तो 3 ही है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति, लेकिन प्राक्कलन समितियां 2 हो गई, ए और बी, इसलिए टोटल 4 हो गई। मूल रूप से कितनी है? मूल रूप से तो 3 ही है, मूल रूप से तो 3 ही है। ठीक है, कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजकीय, ये 3 ही है, लेकिन प्राक्कलन समिति 2 हो गई, ए और बी, इसलिए टोटल 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4। अब आपसे कोई पूछ ले, सबसे पहले पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। इसका काम क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी, सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनकी जांच कौन करती है? भाई सरकार ने जो पैसे खर्च किए कहाँ किए, क्या जिस जगह सरकार ने पैसे खर्च किए वो सही है या गलत है? तो सरकार के खर्चों की जांच करती है लोक लेखा समिति। अपने परिवार में भी 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो ये चेक करते हैं कि परिवार में जो खर्च हो रहे हैं वो सही जगह हो रहे कि नहीं हो रहे, तो सरकार के खर्चों की जांच करती है लोक लेखा समिति। एक होता है एस्टीमेट, पूर्वानुमान, जो पूरा अनुमान लगाता है कि इतना पैसा खर्च हो जाएगा। घर में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, मान लीजिए घर में शादी हो रही है, तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्वानुमान लगाएगा कि अच्छा घर में शादी हो रही है तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, तो पूर्वानुमान लगाए। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो खर्च होने के बाद बताएगा कि इतने रुपए यहां यहां खर्च हुए। तो पूर्वानुमान लगाना, एस्टीमेट लगाना, प्राक्कलन या अनुमान लगाना, तो ये होती है प्राक्कलन समिति, जो अनुमान लगाने का काम करती है। ये पैसा खर्च होने के बाद जांच करती है, ये पैसा खर्च होने से पहले अनुमान लगाती है। और सरकार के जितने भी उद्योग चलते हैं, सरकार के जितने भी उद्योग चलते हैं, ठीक है, राजकीय उद्योग, पब्लिक उद्योग, उनके वो उद्योग घाटे में चल रहे हैं या मुनाफे में चल रहे हैं, उनकी जांच करती है राजकीय उपक्रम समिति। तो उम्मीद करता हूं इनके काम समझ में आ गए होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में पूछेंगे तो वित्तीय समितियों से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, हमेशा यहीं से प्रश्न आता है। लोक लेखा समिति, लोक को क्या बोलते हैं? जनता। पब्लिक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक को क्या बोलते हैं? जनता। तो लोक लेखा समिति बोल दो या जन लेखा समिति बोल दो, बात एक ही है। लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति बोल दो, बात एक ही है। यह सरकार के खर्चों पर, सरकार के जितने भी खर्च हुए उन पर निगरानी और नियंत्रण रखने का काम करती है। ये राज्य सरकार के जितने भी पैसे खर्च होते हैं उन पर कंट्रोल और उनकी मॉनिटरिंग का काम करती है कि कौन से पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए, वह है लोक लेखा समिति। ये तो हो गया क्या काम करती है। इस समिति का गठन पहली बार कब किया गया?
10 अप्रैल 1952 को राजस्थान विधानसभा में पहली बार लोक लेखा समिति कब गठित हुई जी? 10 अप्रैल 1952 को। भारत में कब हुई? भारत में तो 1921 में ही हो गई थी, लेकिन हम राजस्थान विधानसभा की बात करें 10 अप्रैल 1952 को। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं? 15। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। इसके सदस्यों का चुनाव कहां से होता है? विधानसभा में से होता है। विधानसभा के सदस्यों में से इनके सदस्यों को चुना जाता है एकल संक्रमणीय मतपन्न, और प्रति वर्ष 1 साल के लिए चुना जाता है। 1 साल के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए चुना जाता है। जो लोक लेखा समिति है उसका गठन किस नियम के तहत किया जाता है? विधानसभा के कौन से नियम के तहत? नियम 230 के तहत इसका गठन होता है। और इसके कार्य किसमें है? तो नियम 229 में इसके कार्यों का उल्लेख है। जस्ट उल्टा, पहले कार्य फिर गठन। जैसे धन विधेयक की प्रक्रिया पहले आती है, परिभाषा बाद में आती है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का यदि कार्य पहले है और गठन बाद में, 229 में कार्य, 230 में गठन है, तो नियम भी पूछ सकते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लोक लेखा से ऐसी कौन सी समिति है जिसका जो अध्यक्ष होता ना वो सत्ता पक्ष का नहीं होता, विपक्ष का होता है। किसका होता है? विपक्ष। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। और सदस्यों का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। समिति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष। परंतु विधानसभा अध्यक्ष यदि चाहते हैं तो उसका 6 माह बढ़ा भी सकते हैं। 6 माह बढ़ा भी सकते हैं। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं बन सकता। हाँ, वित्तीय समितियां कोई सी भी हो। कॉमन बात बता देता हूं आपको। ध्यान रखना, वित्तीय समितियां होती है, उन तीनों जितनी भी वित्तीय समिति होती है उनका कार्यकाल 1 साल ही होता है। उनके अध्यक्ष और सदस्यों को चुना किसके द्वारा जाता है? विधानसभा अध्यक्ष ही। हटाता भी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष ही, ठीक है। और उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। क्या होता है? और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी? बताओ। इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। तो बताओ, कार्यकाल भी कौन बढ़ाएगा? 6 महीने तक बढ़ा सकता है विधानसभा अध्यक्ष। तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देंगे? विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा केग, CAG केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। यह अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। केग का काम क्या है? सरकार के खर्चों की जांच करना। और सरकार के खर्चों की जांच केग करता है। केग अपनी रिपोर्ट संसद में रखता है, और संसद में एक समिति होती है लोक लेखा समिति, वो केग की रिपोर्ट की जांच करती है। केग। तो अब बताओ, लोक लेखा समिति का काम है सरकार के खर्चों की जांच करना, लेकिन उसका काम आसान किसने कर दिया? केग ने कर दिया, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शक होता है, मित्र होता है, वही काम आसान करता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक किसको कहा जाता है? केग को कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो केग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक किसको कहा जाता है? केग को कहा जाता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। देखिए, एक होती है प्राकलन, अनुमान लगाना। राजस्थान जीके में करंट आपको इसमें अवेलेबल नहीं होगा। अमर श्रीवास्तव जी, करंट नहीं होगा। आर्थिक समीक्षा इसमें अवेलेबल करा रहे हैं। करंट आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, करंट की क्लासें हम यूट्यूब पे जरूर करवा देंगे आपको, एग्जाम से कुछ दिन पहले। प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जो प्राकलन समिति होती है, एस्टीमेट लगाने का काम करती है, अनुमान लगाने का काम करती है। तो एक है अनुमान लगाती है खर्च होने से पहले, और एक खर्च होने के बाद जांच करती है। तो 2 बहनें हैं, मान लीजिए आपके घर में 2 बहनें हैं। एक बहन शादी में कितना खर्च होगा वो अनुमान लगा रही है कि 5 लाख खर्च हो जाएगा। एक बहन जो खर्च होने के बाद आकलन करती कि नहीं 5 नहीं 4 लाख ही खर्च हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्हें जुड़वा बहन बोलते। काम तो यही कर रहे हैं, एक खर्च होने से पहले, एक खर्च होने के बाद जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। खर्च होने से पहले जांच कौन करता है? प्राकलन। खर्च होने के बाद कौन करता है? ठीक है, खर्च होने के बाद कौन करता है? तो खर्च होने के बाद, ठीक है, लोक लेखा समिति। तो इनको आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है। हाँ, मूल अधिकार की क्लास करवाएंगे इसमें। मूल अधिकार की एक क्लास लूंगा, जितने में डाउट है आपके जो एक्स्ट्रा सब आर्टिकल कराना है वो करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो।
तो प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन है? प्राक्कलन समिति, क्योंकि एक पूर्वानुमान लगाती है, एक खर्चों की जांच करती है। लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? केक को कहा जाता है। राजस्थान की विधानसभा में जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। लेकिन संसद में जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। टोटल हो गए 22। क्योंकि उसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से, टोटल 15 और 7 कितने हो गए? 22 हो गए। और केंद्र में संसद में लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। राजस्थान में कब बनी थी? राजस्थान में 10 अप्रैल 1952 को बनी। तो राजस्थान में 10 अप्रैल 1952 को बनी थी, संसद में 1921 में बन गई थी। ठीक है। और राजस्थान की विधानसभा में लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं, संसद वाली में 22 होते हैं, क्योंकि 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, वहां संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ये थोड़ा कंपेयर आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं आपका। कौन सी? लोक लेखा समिति, इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, लोक लेखा समिति को जन लेखा समिति भी कहा जाता है। यह सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण रखती है, सरकार के खर्चों की जांच करती है। पहली बार कब गठित हुई? 10 अप्रैल 1952 को राजस्थान की विधानसभा में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। और सभी के सभी कहां से होते हैं? विधानसभा से होते हैं। और इनको 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए चुना जाता है। बताओ, इसके कार्य किसमें? 229 में। और इसके समिति का गठन किसमें? 230 में। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसका होता है? विपक्ष का होता है। अभी आपको मैं बता दूं, अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। पहले थे गुलाबचंद कटारिया। पहले कौन थे? गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया, तो उसके बाद राजेंद्र राठौड़ को। अब मुझे बताओ, ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं? तो ये बीजेपी के हैं। और अभी सरकार किसकी? राजस्थान में कांग्रेस की। किसकी बताओ? कांग्रेस की। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता। अभी राजेंद्र राठौड़ जी देख लो, बीजेपी के, तो इसका विपक्ष का होता है। तो ऐसी कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है? तो है लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इस समिति में ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? 1 साल के लिए। कार्यकाल बढ़ा भी कौन सकते हैं? एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, और ये अपनी रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। ये समिति लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक के को कहा जाता है। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और ये संसद में 22 होते हैं, राजस्थान में 15 ही होते हैं। ये थोड़ा देख लेना। दूसरी आपकी प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट का मतलब था अनुमान लगाना। जो अनुमान लगा लेता है वो खर्चा कम करता है। जो अनुमान लगा लेता है वो खर्चा क्या करता है? कम करता है। ये बात क्लियर है। जो पहले ही अनुमान लगाता है, पहले ही अनुमान लगा लेता है, वो खर्चा क्या करता है? कम करता है। जो पहले ही अनुमान लगा लेता है वो खर्चा क्या करता है? कम करता है। और इसका उल्लेख कौन से नियम में? 231 में। 231 में यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान लगा, नाम से ही पता चलता है एस्टिमेट लगाना, पूर्व अनुमान लगाती है, पूर्व अनुमान लगाती है। और इसे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने का काम करती है। भाई पूर्वानुमान लगा लिया तो जहां जहां अननेसेसरी खर्चे हैं उनकी कटौती कर देंगे। ठीक है, कटौती कर देंगे तो अननेसेसरी खर्चे नहीं होंगे, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। मितव्ययता और कुशलता। राजस्थान विधानसभा में 2 प्राक्कलन समितियां हैं। कितनी बताओ? 2। एक प्राक्कलन समिति ए और एक प्राक्कलन समिति बी। के बोल दो या खे। ठीक है, ए और बी, 2 वित्तीय प्राक्कलन समितियां हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव सेम वही, विधानसभा सदस्य अपने में से केवल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से करते हैं। 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें भी अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने? अधिकतम 15 हो सकते हैं। वर्तमान में 14 ही है। वर्तमान में 14 है, 1 सदस्य नहीं है इसमें। इसमें अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। सेम ही वही प्रोसेस है लोक लेखा समिति वाला। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष। और ये अपनी रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। रिपोर्ट भी किसको देंगे? विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। सेम वही है कि कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये अपना रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये सारी बातें वही है। चलिए, नेक्स्ट है तीसरी
देखिए प्राक्कलन समिति के वर्तमान में यदि बात करें, प्राक्कलन समितियां दो होती है, ए और बी। प्राक्कलन समितियां कितनी होती है? दो, ए और बी। ए के अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति ए के अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक और बी के अध्यक्ष है दयाराम परमार। कई बार ये नाम पूछ लेते हैं, लेकिन ये नाम हर साल चेंज होते हैं। हर साल क्या होता है? चेंज। तो आपको एक ही सबसे अच्छा तरीका है, राजस्थान विधानसभा की साइट पे जाओ, वहां समितियां लिखी होती है, उनके सामने उनके अध्यक्ष लिखे होते हैं, बस वो चेक कर लो, क्योंकि ये तो हर साल चेंज होते हैं। हर साल क्या होता है? चेंज। हाँ, अभी वर्तमान में कौन है? राजेंद्र पारिक है प्राक्कलन समिति ए के अध्यक्ष और प्राक्कलन समिति बी के अध्यक्ष दयाराम परमार। और अभी हमने पहले पढ़ी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, उसके अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। तो उसके राजेंद्र राठौड़ लोक लेखा समिति के, प्राक्कलन समिति ए के राजेंद्र पारिक, ठीक है, और प्राक्कलन समिति बी के दयाराम परमार। और अब तीसरी है वह राजकीय उपक्रम समिति, इसके अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटाटा। कौन सा? राजस्थान करंट नहीं आता है राजस्थान करंट, लेकिन इसमें करंट वाला प्रोविजन सिलेबस में आपका नहीं है, वो आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। क्लियर अमर? वो आपको अपने स्तर पे ही करना पड़ेगा। हाँ, सरकार की पूरी योजनाएं इसमें करवा देंगे, आर्थिक समीक्षा करा देंगे, लेकिन करंट आपको अपने स्तर पे ही करना पड़ेगा। चलिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में नाममात्र शुल्क में आपको लगभग मैंने 350 प्लस लेक्चर दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में नाममात्र शुल्क में लगभग आपको 350 प्लस, 350 क्यों बोले, इनको 400 ही बोल दो, 400 लेक्चर है, आप काउंट कर लेना। आर्थिक समीक्षा सहित आपके लेक्चर कितने हो जाएंगे? 400। नाममात्र शुल्क में आपको 400, ठीक है, दिए। सर कोर्स लिया, हाँ मुझे भी पता आपने कोर्स लिया है, लेकिन उसमें यूट्यूब पे ही करवाएंगे, करंट का इसमें प्रोविजन नहीं है, ठीक है। कोर्स लिया है आपका, स्वागत है आपका, ठीक है, कोर्स लिया है, ठीक है, तभी तो हम आपको 400 प्लस घंटे दे रहे हैं, 400 प्लस घंटे का कोर्स दिया है, ठीक है, नाममात्र शुल्क में। हमें भी पता आपने कोर्स लिया है, लेकिन वो आपको यूट्यूब पे कराएंगे, इसमें नहीं कराएंगे, करंट इसमें इंक्लूड नहीं है। राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति, राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये कौन सा नियम है? ये नियम 233 के में। नियम किसमें बताओ? 233 के में। देखिए, इसका काम क्या? सरकार के जितने भी उद्योग, उपक्रम का मतलब उद्योग, सरकार के जितने भी उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, उनके खर्चों की ये जांच करती है। सरकार के जितने भी उद्योग चलते हैं कि सरकार के उद्योग घाटे में है या नहीं, उनके लिए जांच करती है। आंसर राइटिंग कैसे करें? प्रवीण जी, आंसर राइटिंग के लिए तो आपको पहले किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, फिर उसमें देखें कि 15 वर्ड्स, ठीक है, यानी 2 मार्क्स के प्रश्न कैसे बनेंगे, फिर आपको देखना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों में लिखना होता है। उसमें ये छांट लें आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त कि इसमें 15 वर्ड का ये बन सकता है, 50 वर्ड का ये बन सकता है, 100 वर्ड का, फिर उनको लिखना शुरू करें। एक बार में हो सकता है आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं आए, सीक्वेंस नहीं कि कौन सा कंटेंट डालना है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, डायग्राम कहाँ बनाए, फ्लो चार्ट कहाँ बनाए, हाँ, लेकिन जब 1-2 बार किसी भी टॉपिक पे आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। और फिर कि अच्छे आपके आसपास किसी ने इंटरव्यू दे रखा है या कोई RS है, एलाइड में है, प्रॉपर में है, तो उनसे आप चेक करवा लीजिएगा। तो बताओ, ये समिति क्या करती है? राज्य सरकार के जितने भी सरकारी उद्योग धंधे हैं उनकी रिपोर्ट्स और उनके लेखों की जांच करती है। सरकारी उपक्रमों का बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो, उनकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सके। भाई सरकारी उद्योग धंधा कोई घाटे में चल रहा है तो उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, वो बेहतर उसका मैनेजमेंट कैसे हो, ये काम कौन देखती है? राजकीय उपक्रम समिति। इसी में भी इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। इसी में 15 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपती है? विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको बताओ? विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। क्लियर? तो ये होगी अपनी वित्तीय समितियां। वित्तीय समिति कितनी थी? 4। अब आ जाते हैं अन्य समितियां कौन कौन सी। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी वित्तीय समितियां ही है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति ए, प्राक्कलन समिति बी और लोक राजकीय उपक्रम समिति, ये 4 वित्तीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो बस एक बार देख लो कि अन्य समितियों में कौन कौन सी आती है। पूछ सकते हैं कौन सी जांच समितियां होती है, कौन सी जांच समितियां होती है। तो 4 जांच समितियां होती है। ये एग्जाम में आ सकता है कौन सी जांच समिति है या नहीं। तो एक तो नियम समिति, एक याचिका समिति, एक विशेष अधिकार समिति और एक सदाचार। इनको जांच समिति कैसे?
नियम, कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, जांच करती है। याचिका, कोई याचिका लगाता तो उसकी जांच करती है। किसी के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो जांच करती है। सदाचार, किसी के यदि विचारों या कह सकते हैं किसी के शब्दों से कोई किसी के विचार प्रभावित हुए या उसको यूं कह सकते हैं कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए तो वो सदाचार समिति देखती है। सदन की गरिमा का भी ख्याल रखती है सदाचार समिति। तो ये 4 समितियां जांच समिति में आती है। तो सबसे पहले है नियम समिति। कैसी समिति है? ये एक जांच समिति है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष स्वयं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये ध्यान रखना, कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जिसके अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। तो नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं ना, वो खुद स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। खुद विधानसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने लोग होते हैं? 15 लोग होते हैं। इस समिति का कार्य क्या है? सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों में विचार करना, क्योंकि नाम ही नियम समिति। तो सदन के संचालन के लिए जो नियम बने उनमें परिवर्तन करना, संशोधन करने की सिफारिश करना। तो ये काम नियम समिति है कि सदन की प्रक्रिया कैसे संचालित की जाए, उसके क्या नियम बने, उनमें संशोधन करना है या नहीं, परिवर्तन करना है या नहीं, ये सारी बातें नियम समिति देखती है। और इसका अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होता है। ये बात ध्यान रखना, नियम समिति का अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होता है। याचिका समिति, ये भी कैसी एक जांच समिति है। इसमें 10 सदस्य हैं, लेकिन अभी 10 ही है वर्तमान में। होते कितने? 15 हो सकते हैं, लेकिन अभी 10 ही है। इसमें अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करेगा। याचिका समिति का काम क्या है? इसका कार्य क्या है? जब याचिका समिति को कोई शिकायत मिलती है, शिकायत याचिका सदन में प्रस्तुत की जाती है, तो वे समिति शिकायत की जांच करती है। नाम ही याचिका। कोई शिकायत की याचिका मिलती है तो ये शिकायत की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है और उसके लिए कोई सुझाव भी देती है कि कोई शिकायत आई तो उसके क्या उपचार हो सकते हैं। इसे विधानसभा की ओम्बुड्समैन समिति के नाम से जानते हैं। विधानसभा की ओम्बुड्समैन समिति कौन सी होती है? तो विधानसभा की ओम्बुड्समैन समिति होती है आपको याचिका समिति। कौन सी? याचिका समिति। नियम है विशेषाधिकार। यदि देखिए सांसदों के भी विशेषाधिकार होते हैं, इसी प्रकार विधायकों के भी अपने कुछ विशेषाधिकार होते हैं। आर्टिकल 194 पढ़ा होगा, इसमें एमएलए के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो यदि किसी के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो यह मामला यहां जाएगा इस समिति के पास। यदि विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो उसकी जांच कौन करेगी? विशेषाधिकार समिति करेगी। विशेषाधिकार समिति द्वारा कौन कौन से प्रश्नों की जांच की जाती है? समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी किसी विशेषाधिकार का भंग अंतर्गत, यानी किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो किस रूप में हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, ऐसी सिफारिश करेगी जो वह ठीक समझे। यानी किसी के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो सब बताएगी। लास्ट है आपकी 4 जांच समितियां होती है, उनमें सदाचार या आचरण समिति। सदाचार या आचरण समिति, इस समिति का कार्य विधानसभा के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना। यह समिति विधानसभा में कोई दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करती है। आपने सुना होगा कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा में दुर्व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, ठीक है, जूते चप्पल फेंकता है, गाली गलौज करता है, ठीक है, तो यह देखती है कि विधानसभा के सदस्यों में डिसिप्लिन और मर्यादा बनाए रखने का काम सदाचार समिति करती है। तो आपसे कोई पूछे, जांच समिति होती है 4, नियम समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुशासन या सदाचार समिति। तो ये 4 वित्तीय जांच समितियां होती है। तो जांच समितियां कितनी हो गई? 4। वित्तीय समितियां भी कितनी हो गई? 4। क्लियर? तो इनमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनमें इनके नाम से ही पता चलता है ये क्या काम करती है। अब होती है अन्य समितियां। और कौन कौन सी समिति होती है? कार्य सलाहकार समिति या कार्य मंत्रणा समिति। इसका अध्यक्ष भी खुद विधानसभा अध्यक्ष होता है। अभी एक पहले पढ़ा था, याद करो, नियम समिति। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता था? खुद विधानसभा अध्यक्ष। इसी प्रकार कार्य सलाहकार समिति होती है, उसका अध्यक्ष भी, ठीक है, स्वयं कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष भी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होता है। इस समिति का समितियों का कार्यकाल तो सबका 1 वर्ष ही होता है। इस समिति में अभी 14 सदस्य हो कितने सकते हैं? 15 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15। यानी विधानसभा में सभी समितियों में लगभग 15 सदस्य होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वर्तमान में है या नहीं, लेकिन 15 हो सकते हैं। इस समिति का कार्य क्या है? संसदीय कार्यवाही या विधेयकों के संबंध में सिफारिश करना। नाम ही कार्य मंत्रणा, जो कार्य चल रहा है उस पर विचार करना। यह समिति बजट और अनुदान की मांगों पर विचार करती है। यह समिति राज्यपाल के अभिभाषण में, याद रखना, यह समिति राज्यपाल के अभिभाषण में
निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समेत नियत करती, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि राज्यपाल अभिभाषण देता है, स्पीच देता है, तो उसके वो कितने समय तक देगा, 1 घंटे का देगा या 2 घंटे का देगा या कब देगा, उसका समय नियत करती है, समय फिक्स करती है। कौन करती है बताओ? कार्य मंत्रणा समिति। तो ये काम करती कौन है? कार्य मंत्रणा समिति करती है। कौन करती है? कार्य मंत्रणा समिति। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हो सकता है, मुख्यमंत्री है वो कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हो सकता है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के विषय पर समय कौन नियत करती है? कार्य मंत्रणा समिति, और इसका अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना, मैंने बताया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। सामान्य प्रयोजन समिति जिसका अभी गठन नहीं किया गया है, यदि इसका भी गठन कर देते तो 25 समितियां हो जाती, अभी 24 ही है, क्योंकि सामान्य प्रयोजन समिति का गठन नहीं हो रखा है। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो, विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष खुद कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष होते हैं? तो एक तो नियम समिति, एक कार्य मंत्रणा समिति और एक सामान्य प्रयोजन समिति। ये 3 समितियां ऐसी है जिनके अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। जिनके अध्यक्ष खुद कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। फिर बात करें जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति। एक होता है सरकारी विधेयक, यदि कोई मंत्री विधेयक लेके आता है तो वो तो होता है सरकारी विधेयक। मंत्री के अलावा कोई यदि गैर मंत्री लेके आता तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है, उस पर के लिए भी एक समिति बनाई जाती है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना, कौन बताओ? विधानसभा का उपाध्यक्ष। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, विधानसभा अध्यक्ष किन के समितियों का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, खुद होते हैं। लेकिन जो गैर सरकारी सदस्यों के लिए जो समिति होती है उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा का उपाध्यक्ष। इसमें टोटल लोग कितने होते हैं? 15 होते हैं। इस समिति का कार्य क्या है? जो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है उसकी जांच करना, ठीक है, और उस पर विचार करना। गैर सरकारी, जो गैर सरकारी का मतलब है सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री लेके आता है, गैर मंत्री के द्वारा लाए जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयकों पर ये जांच करने का काम करती है। इसका अध्यक्ष विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों पर समिति। आप जानते हैं यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना सूचित किए बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। कितने? यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिन तक, बिना सूचना दिए 60 दिन तक सदन से एब्सेंट रहता है तो इस समिति में किसी का, तो उस पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये काम कौन देखती है? ये सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों पर है जो समिति बनती है, ये देखती है। इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। इसमें मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 15 होते हैं। इसका काम क्या है? ये जानना, यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिन से ज्यादा दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसे अयोग्य करने की सिफारिश यही करती है। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। इसका मतलब क्या है? सरकार ने जनता को कोई आश्वासन दिया चुनाव के टाइम, सरकार ने उस आश्वासनों को कितना पूरा किया है? सरकार ने मैनिफेस्टो में कोई घोषणा की, उन घोषणाओं को सरकार ने वास्तव में कितना पूरा किया है? ये काम नहीं देखती है। कि सरकार ने आश्वासन दिया था, घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी हुई कि नहीं हुई, ये काम यही देखती है। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। इस समिति का कार्य क्या है? सदन में प्रश्नों का उत्तर देते समय विधानसभा सदस्यों द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? आश्वासन दिए जाते हैं, उनकी जांच करना कि जो सदन में आश्वासन दिए हैं वो पूरे हुए या नहीं, पूरे हुए या नहीं। तो ये काम ये देखती है। अधीनस्थ विधान समिति। देखिए अधिकांश समितियों के जो नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग उनके कार्य है, लेकिन हमने आज तक इतनी समितियां पढ़ी नहीं, ठीक है, आज पहली बार इतनी समितियां पढ़ रहे हैं। अधीनस्थ विधान समिति। इस समिति का कार्य क्या है? यदि विधानसभा सदस्य किसी एजेंसी या अथॉरिटी को अपनी शक्ति ट्रांसफर कर देते हैं, हस्तांतरित करते हैं, प्रत्यायोजित कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, तो ये देखना उसका कार्य है कि वे एजेंसी उन जो शक्तियों का लाभ है वो उठाकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही है। मान लीजिए कोई एमएलए है, कोई विधानसभा का अध्यक्ष है, उसके पास जो शक्तियां हैं उसने उन शक्तियों को किसी एजेंसी को दे दिया, डेलीगेट कर दिया, प्रत्यायोजित कर दिया, ठीक है, लेकिन वो एजेंसी उन शक्तियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करिए, ये देखने का काम किसका है? अधीनस्थ विधान समिति का।
इसमें कितने लोग होते हैं? 15 लोग होते हैं। ध्यान रखना सबसे, सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति भी कहा जाता है। तो सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति किसे कहा जाता है? अधीनस्थ विधान समिति को कहा जाता है। अब मेंटेनेंस संबंधी समितियां, रख रखाव संबंधी समिति मेंटेनेंस देखती है। सामान्य प्रयोजन समिति ये मेंटेनेंस देखती है, इसके अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसका अभी गठन नहीं हुआ है। पुस्तकालय समिति पुस्तकालय का मेंटेनेंस देखती है। आवास, जो एमएलए के लिए आवास बनते हैं, विधायकों के लिए रेजिडेंस बनते हैं, आवास बनते हैं, क्वार्टर्स बनते हैं, उनका भी ये देखती है। और वेतन भत्ते वाली भी देखती है। तो ये मेंटेनेंस संबंधी समिति है। होने के चांस कितने हैं? 50-50 है। ठीक है, देखिए अक्टूबर में होने के चांस होते, तो जैसे आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर में, आरपीएस ने डेट अनाउंस कर दी। यदि आपका भी अक्टूबर में प्रस्तावित होता तो शायद आपकी भी डेट अनाउंस हो जाती, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और अक्टूबर में नहीं हुआ तो फिर 2024 में होगा। नेक्स्ट है कल्याण संबंधी समितियां। कौन से बताओ? कल्याण संबंधी समितियां। कौन कौन सी समिति कल्याण है? किसका कल्याण करना है? अनुसूचित जाति का कल्याण करना है, अनुसूचित जनजाति का करना है, पिछड़ा वर्ग का करना है, अल्पसंख्यक करना है, महिलाओं और बच्चों का करना है। तो इनके लिए कल्याण समिति बनी हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। ये अपनी समितियां कंप्लीट होती है। अपनी समितियां क्या होती है? कंप्लीट। बस आपको तो ये ध्यान रखना है समितियों में कि कल्याण संबंधी समितियां कौन सी, रख रखाव मेंटेनेंस वाली कौन कौन सी है, फिर ये अधीनस्थ, ये तो हो गया ये तो। फिर आपको देखना है नियम समिति कितनी होती है, सॉरी आपसे जांच समिति कितनी होती है? 4। जांच समिति कितनी होती है? 4 होती है। जांच समिति कितनी होती है? 4 जांच समिति होती है। ठीक है, ये 4 जांच समिति, नियम, याचिका, विषय, और 4 ही वित्तीय समिति होती है। 4 ही क्या होती है? आपकी वित्तीय समिति होती है। बस ये समितियां आपको अच्छे से देख के जाना है। अब आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार कब बनाए थे? 1956। हम पढ़ते ही ये, अभी टॉपिक की हेडिंग यही थी। 166 168 है मनीषा, रिवाइज हुई थी, पहले 166 था, अब 168 है। उसी में रिवाइज रिपोर्ट आई है पशु गणित वाले में, पशु गणना में। अब 168 है, 166 नहीं। चलिए, तो आप समझेंगे राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार कब बनाए? 1956। हेडिंग यही लगाते हैं, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1956। तो ये 1956 में बने थे। डेट भी पूछ सकते हैं आपसे, डेट भी पूछ सकते हैं। नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, याचिका और विशेषाधिकार समिति, इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ये तब तक का पद पर रहती है जब तक कि नई समिति का गठन ना हो जाए। नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति, ये ऐसी समितियां इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए फिर भी ये तब तक रहेगी जब तक कि नई समिति नहीं आ जाती, तब तक। ये ध्यान रखना, जैसे विधानसभा अध्यक्ष तब तक रहते हैं। सर जी क्लास रुक गई, निशा कवर के रुक गई या सबके रुक गई बताओ? जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक रहता है जब तक कि नया आपको राष्ट्रपति नहीं आता। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो तब तक रहता है जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। मनीषा कह रही रुक गई, निशा कह रही रुक गई, लेकिन अमर कह रहा है, ठीक है, अमर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर चल रही है। तो इसका मतलब अमर जी के चल रही है, तो इसका मतलब सबके चल रही होगी। कोई नेटवर्क इशू होगा, देख लो। विधानसभा समितियों की बैठक विधानसभा भवन में या विधानसभा स्थल में होती है, लेकिन अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से इनकी बैठक विधानसभा से बाहर भी हो सकती है। यानी विधानसभा की बैठक कहाँ होगी? विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है क्लास है? विधानसभा की बैठक कहाँ होगी? विधानसभा की बैठक कहाँ होगी? कितनी बजे होगी? विधानसभा की बैठक बुलाता कौन है? राज्यपाल। सिर्फ बुलाने का काम राज्यपाल का है, लेकिन वो कहाँ होगी, कब होगी, कितनी बजे होगी, ठीक है, कहाँ होगी, कब होगी, कितनी बजे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कितनी बजे होगी, ठीक है, ठीक है, कहाँ होगी, ये भी राज्यपाल डिसाइड करता है। लेकिन ध्यान रखना, बैठक होती कहाँ है? विधानसभा हॉल में ही होती है, लेकिन अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से इनकी बैठक विधानसभा हॉल के बाहर किसी दूसरे स्थान पर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, विधानसभा समितियों की बैठक सामान्यतः विधानसभा हॉल में ही होती है, लेकिन अध्यक्ष और सभापति की अनुमति लेकर इनकी बैठक विधानसभा के बाहर भी करवा सकते हैं। यह आपको ध्यान, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? अध्यक्ष और सभापति की। समितियां मौखिक एवं लिखित साक्ष्य ले सकती है। ध्यान रखना, जो समिति होती है वो मौखिक और लिखित में साक्ष्य ले सकती है, एविडेंस ले सकती है।
व्यक्तियों को भी साक्ष्य के लिए बुला सकती है क्योंकि उनकी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन इस संबंध में कोई विवाद होने पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का ही होगा। यदि कोई समिति है वो किसी को एविडेंस के लिए बुला रही है तो इसमें कोई विवाद हो गया तो अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का ही होगा, क्योंकि समितियों का गठन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। समितियों की बैठक कैसी होती है? गोपनीय होती है। कैसी होती है? गोपनीय होती है। विधानसभा की किसी भी समिति में, विधानसभा की किसी भी समिति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 15 लोग हो सकते हैं। विधानसभा की किसी भी समिति मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। हाँ, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा कि नहीं 15। एक बार वापस क्लास स्टार्ट करो, जिनके नहीं चल रही है रिफ्रेश करके वापस स्टार्ट करो। अध्यक्ष सहित इससे ज्यादा नहीं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। जबकि सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती, यानी इसलिए तो इसको गठन नहीं होता। किसका? सामान्य प्रयोजन समिति का गठन नहीं होता। क्यों? इसमें सदस्यों की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, इसमें सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें सदस्यों की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती? सामान्य प्रयोजन समिति ऐसी है जिसमें सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। बाकी किसी भी समिति में 15 से ज्यादा लोग नहीं होंगे अध्यक्ष सहित। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक कितने? 4 गैर सरकारी विधेयक पारित किए गए। मैंने कहा कि देखो, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। यदि विधेयक कोई मंत्री लेके आता है तो वो सरकारी विधेयक है, मंत्री के अलावा और कोई लेके आता है तो गैर सरकारी विधेयक होता है। तो अब तक राजस्थान विधानसभा में कितने गैर सरकारी विधेयक पारित किए? इंपॉर्टेंट, 4 गैर सरकारी विधेयक पारित किए। राजस्थान कानूनी चिकित्सा विधेयक 1952 में पारित किया। गैर सरकारी का मतलब है जो मंत्री नहीं लेके आए थे, विपक्ष वाले लेके आए, लेकिन इतने अच्छे थे, विपक्ष वाले लेके आए लेकिन प्रावधान इतने अच्छे थे कि जनता के कल्याण के लिए उन्हें पारित करना पड़ा। ठीक है। राजस्थान जानवर संरक्षण अधिनियम 1954 ये लाया गया। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड 1958, राजस्थान पशु पक्षी बलिदान निषेध रोकथाम 1973। ये 4 गैर सरकारी विधेयक थे, फिर भी इनको पारित किया गया। तो जब तक 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए राजस्थान विधानसभा। विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता बनाने के लिए कम से कम 10% सीटें चाहिए होती है, कुल लोकसभा या विधानसभा सीटों की 10%। राजस्थान की विधानसभा सीटें के लिए कितनी है? 200 का 10% कितना होता है? 20। यानी कम से कम जिस पार्टी को 20 सीटें मिलेगी ना, उसी का विपक्ष का नेता बनेगा। 20 तो मिलनी चाहिए, तभी उसे विपक्ष या प्रतिपक्ष का दर्जा देंगे। जैसे सेंटर में 545 है, अभी तो 543 ही है। 543 का 10% होता है 54.5, यानी ऐसा मान लो 55। जिसके पास 55 सीटें होगी, गठबंधन से नहीं, सिंगल पार्टी के पास, ठीक है, 55 सीटें होगी जिसके पास, उसका विपक्ष का नेता बनेगा। इस बार कांग्रेस को सेंटर में 55 सीटें नहीं मिली। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस को, गठबंधन नहीं, उसके गठबंधन नहीं, यूपीए को नहीं, कांग्रेस को 55 सीटें नहीं मिली, इसलिए विपक्ष का आपको दर्जा भी नहीं मिला उन्हें। राजस्थान जीके पे नए परिवर्तन का असर देखिए। जो भी साथी नए जीको के लेकर चिंतित हो रहे हैं कि सर नया कितना चेंज हुआ है और आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ 150 पेज की मेरी एक बुक आ रही है, 150 पेज की। उसमें जो भी संशोधन कराया हुआ है अब तक, भले ही वो हिस्ट्री में संशोधन हुआ है, कल्चर में हुआ है, या ज्योग्राफी में हुआ है, या इकोनॉमिक्स में, जहां भी संशोधन हुआ है, ये 150 पेज की बुक आ रही है, बस इसको पढ़ लेना। ठीक है, 150 पेज की जिला दर्शन की बुक आ रही है। इसमें जो जहां चेंज हुआ है वो सब इसमें लिख दिया मैंने, भले ही ज्योग्राफी में हुआ है, कहाँ भी हुआ है, इस पॉलिटी में, जो पॉलिटी में तो है नहीं, ज्योग्राफी है, कल्चर में है, ठीक है, हिस्ट्री में जो भी चेंज हुआ है इसमें मैंने लिख दिया। बस 150 पेज की 3 दिन में पढ़ दोगे, 3 दिन में पढ़ दोगे। क्लियर? तो ये बुक सोमवार को आ जाएगी, सोमवार को आ जाएगी, तो ये पढ़ लेना बस, इससे आपका काम चल जाएगा। और जिले बनेंगे तब देखेंगे, अभी तो और जिले अभी 6 महीने तो नहीं बनेंगे। कितने महीने नहीं बनेंगे? 6 महीने नहीं बनेंगे। राम लोभया कमेटी की रिपोर्ट 6 महीने बढ़ा दी, तो 6 महीने तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी कमेटी कार्यकाल बढ़वाती है, समय से पहले रिपोर्ट कोई नहीं देती। तो 6 महीने तो नहीं बनेंगे, और 6 महीने नहीं बने, सरकार चेंज हो गई तो फिर बनने ही नहीं। तो इसलिए कोई कह रहा कि नए जिले बनेंगे तब देखेंगे, तो अभी उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। अभी जितने बने उतने तो पढ़ो। विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का बोल दो या विपक्ष का, बात एक ही। विपक्ष का नेता का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, पहली चीज तो ये, विपक्ष का नेता पद का संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं। संविधान में होता तो हमने सारे आर्टिकल पढ़े, विधानमंडल के 168 से 212 सारे आर्टिकल पढ़ लिए, कहीं भी नाम तो आता, लेकिन विपक्ष का नेता का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो पूछ गए विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता संविधान के किस अनुच्छेद में? किसी भी में नहीं है, संविधान में उल्लेख ही नहीं है। विपक्ष का नेता पद का दर्जा प्राप्त करने के लिए
कुल सीटों का कितना परसेंट, कम से कम 10% सीटें प्राप्त करनी होती है। जैसे राजस्थान की कुल सीटें 200, 200 का 10% यानी 20। हमें ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजन पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और सभी बुक डिपो पे भी मिल जाएगी। तो 10% सीटें, तो ये जानना विपक्ष का नेता प्राप्त करने कम कम 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। यानी 3 चीजें सीखी आपने। एक तो विपक्ष के नेता का संविधान में उल्लेख नहीं है, एक तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं, पहली बात तो ये सीखी। विपक्ष का नेता का दर्जा तभी मिलता है जब कम से कम कुल सीटों का 10% प्राप्त होता है उस पार्टी को, तभी विपक्ष का नेता का पद का दर्जा मिलता है। और विपक्ष का नेता को कैबिनेट मंत्री के समान आपको तो सुविधाएं मिलती है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती है। राजस्थान की पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। और अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे गुलाबचंद कटारिया। कौन बताओ? गुलाबचंद कटारिया। लेकिन इन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो वर्तमान में कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़ विपक्ष के नेता है। तो 15वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया थे, लेकिन इनको असम का राज्यपाल बना दिया। तो अभी वर्तमान में 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता के कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़ है। सबसे ज्यादा 4 बार विपक्ष के नेता के रूप में कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। 4 बार, सबसे ज्यादा 4 बार विपक्ष के नेता बने लक्ष्मण सिंह। और याद करो, पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थे? लक्ष्मण सिंह। 6ठी विधानसभा बने थे। राजस्थान की पहली महिला विपक्ष की नेता कौन थी? वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली महिला विपक्ष की नेता कौन? वसुंधरा राजे। ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया ये 3-3 बार विपक्ष के नेता रहे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद दोनों 3-3 बार विपक्ष के नेता रहे। और मैंने बताया 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता रहे। एक तो भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी। और ये आरएस में प्रश्न भी आया, कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता के रूप में रहे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विपक्ष के नेता के बारे में हमने 4-5 पॉइंट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, 10% सीटें मिलेगी तभी विपक्ष का नेता बनोगे, कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं होती है। पहली विधानसभा के विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। 15वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया बने थे, लेकिन वर्तमान में राजेंद्र सिंह राठौड़ है। सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के रूप में कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। पहली महिला विपक्ष के नेता कौन रही? वसुंधरा राजे। भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया सबसे ज्यादा 3-3 बार विपक्ष के नेता रहे। क्लियर? तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। संसद में राजस्थान, संसद में राजस्थान। तो बताओ राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 और राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10। तो टोटल राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं? 25 और 10 कितने? 35। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा वालों को बोलते हैं सांसद। 25 तो लोकसभा में जाते हैं, 10 राज्यसभा में, टोटल 35 आते हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? तो राजस्थान की लोकसभा सीटें 25। 25 में से 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व है। 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व है। अब जानते हैं कि आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 में लिखा है लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण। लोकसभा में एससी एसटी को, तो लोकसभा की टोटल सीटें 545 और अभी कितनी है? 543। 543 में से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 रिजर्व है। ठीक है, 84 और 47, 543 में से। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें में से, उसमें से 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? पहली बार लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे राजस्थान। उसमें लोकसभा की सीटें 22 ही थी। अभी लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है राजस्थान की। लेकिन पहली बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 22 सीटों पे हुए थे। 20 तो राजस्थान की थी और 2 अजमेर मेरवाड़ा की थी। पहले अजमेर मेरवाड़ा अलग था, कि अजमेर मेरवाड़ा तो 6ठे चरण में मिला था, एकीकरण, सॉरी 7वें चरण में मिला था 1 नवंबर 1956 को, तब तक उसकी 2 अलग थी। 1952 में राज्यसभा जब चुनाव हुए थे तो राज्यसभा की सीटें 10 थी, आज भी 10 ही है। ठीक है, 9+1। 6ठी लोकसभा, राजस्थान में लोकसभा की सीटें 23 से बढ़ाकर 25 कर दी। 6ठी लोकसभा ऐसी लोकसभा थी, ठीक है, जिसमें राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हो गई। तो अभी राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी? 25। ये 25 कब हुई थी? 1985 में हुई थी 6ठी लोकसभा। जैसे अभी राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200। ये 200 कब हुई थी? ये 200 हुई थी 6ठी विधानसभा में, 6ठी विधानसभा में 1977 में, 6ठी विधानसभा 1977 में। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 हो गई थी। कितनी हो गई? 200। पहली बार विधानसभा चुनाव 160 पे हुए थे। कितने पे? 160 पे, फिर 174, फिर 174, फिर 186। ठीक है, और ये 200 कब हुई थी? तो ये 1977 में हुई थी। इसी प्रकार राजस्थान में लोकसभा सीटें 25, ये 25 कब हुई थी? 6ठी लोकसभा में हुई थी 1985 में। राजस्थान में अब तक दिसंबर 2019 कितनी महिलाएं सांसद रह चुकी है? 29 महिलाएं राजस्थान से सांसद रह चुकी है।
सांसद कौन? लोकसभा और राज्यसभा में। इनमें से 20 महिलाएं तो लोकसभा में रही है और 9 महिलाएं राज्यसभा में सांसद रही है। तो 20 लोकसभा में, 9 राज्यसभा में, टोटल 29 महिलाएं अब तक सांसद रह चुकी है। राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? पहली महिला राज्यसभा तो शारदा भार्गव थी, 1952 में कांग्रेस पार्टी की थी। तो पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव। राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? ठीक है, तो होती महारानी गायत्री देवी, 1962 में बनी थी स्वतंत्र पार्टी से। तो पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव, पहली महिला लोकसभा सांसद महारानी गायत्री देवी। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला कौन थी? तो राजस्थान से 3 बार बनी है शारदा भार्गव। पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? पहली महिला राज्य शारदा भार्गव, और ये 3 बार बनी है, 1952 में, 56 में और 63। 3 बार बनी है। कितनी बार बनी है? 3 बार बनी है। ठीक है, तो सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला शारदा भार्गव। शारदा भार्गव राज्यसभा की उपसभापति भी रही है। राज्यसभा की क्या रही है? उपसभापति भी रही है। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कौन सी है? तो वसुंधरा राजे 5 बार रही है लोकसभा सांसद। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री तो रही है, लेकिन इससे पहले लोकसभा में वो 5 बार सांसद भी रही है। लोकसभा में कितनी बार? 5 बार सांसद रही है। लोकसभा में कितनी बार? 5 बार सांसद रही है। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा बार कौन चुनेगी? वसुंधरा राजे। और राज्यसभा में शारदा भार्गव। राज्यसभा में पहली भी शारदा भार्गव और लोकसभा में पहली महारानी गायत्री देवी। ये इंपॉर्टेंट, आजकल ये पूछते हैं। राजस्थान से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन बनी? सुशीला बंगारू बनी, जालोर सीट से। तो ये अनुसूचित जाति की थी। एससी की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी? सुशीला बंगारू। और एसटी की कौन बनी? अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी? उषा देवी मीणा, सवाई माधोपुर सीट से। तो एससी की पहली लोकसभा सदस्य कौन बनी? सुशीला बंगारू, और एसटी की उषा देवी मीणा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, ठीक है, शारदा बाई थी। शारदा भार्गव मत कर देना, शारदा बाई थी। कौन थी? शारदा बाई। शारदा भार्गव तो राज्यसभा में गई थी। लोकसभा में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी शारदा बाई। निर्दलीय चुनाव लड़ा था भरतपुर सवाई माधोपुर से, ठीक है, 1952 में। ठीक है, और किसने? रानी देवी भार्गव जनसंघ से चुनाव लड़ा था। ठीक है, उन्होंने निर्दलीय, इन्होंने जनसंघ से, सिरोही पाली सीट से, परंतु ये दोनों ही चुनाव हार गई। पहली लोकसभा में 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, शारदाबाई और रानी देवी भार्गव, और दोनों ही चुनाव हार गई थी। दोनों चुनाव हार गई थी। लोकसभा में पहली बार महिला कब चुनी थी? 1962 में। कौन? महारानी गायत्री देवी, 1962 में चुनी थी। ठीक है, ये दोनों, हाँ, पहले चुनाव में 2 महिलाओं ने चुनाव तो लड़ा लेकिन हार गई। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? डॉक्टर गिरिजा व्यास। डॉक्टर गिरिजा व्यास। ठीक है, ये ध्यान रखना। केंद्रीय में ऐसी, राजस्थान से ऐसी महिला सांसद जिन्हें सेंटर में मंत्री बनाया गया था। महिला एसआई के लिए साइंस टेक्नोलॉजी करवा तो रखी है ना मीनाक्षी जी। ठीक है, वीडियो अवेलेबल करा दी, पहले उनको देख लो, बाकी फिर और करवा देंगे। तो बताओ, सेंटर के जो मंत्री है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, राजस्थान से पहली महिला मंत्री कौन बनी? गिरिजा व्यास बनी थी। पीवी नरसिंह राव सरकार में ये उपमंत्री थी 1991। तो राजस्थान से सांसद की पहली महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी, राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव, सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद वसुंधरा राजे, एससी की पहली सुशीला बंगारू, ठीक है, और एसटी की उषा देवी मीणा। लेकिन पूछे पहली बार महिला कोई मंत्री बनी सेंटर में, वो गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास। राजस्थान से सर्वाधिक बार सांसद किस? वसुंधरा राजे बनी 5 बार। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य कौन चुने गए थे? नाथुराम मिर्धा, सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य चुने गए थे। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए थे? राज्यसभा सदस्य, ठीक है, सर्वाधिक बार तो बताओ, रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह, दोनों ही 4-4 बार चुने गए। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद में के भंवर में, इस पुस्तक के लेखक है विजय भंडारी। जानकर राजस्थान की जो राजनीति है वो पहले सामंतों पे थी, सामंतों के बाद अब जाति कास्ट आधारित हो गई है। ठीक है, कास्टिज्म चल रहा है। ठीक है भाई, आपको पता है कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन में। तो इस पुस्तक के लेखक है राजनीति सामंतवाद से जातिवाद, विजय भंडारी। राजस्थान विधानसभा हॉल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमन। किसने? एनवी रमन। तो एनवी रमन ने, आपको पता है,
राजस्थान की विधानसभा डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन एनवी रमन ने किया था। राजस्थान के पहले सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वह है बलराम जाखड़। राजस्थान से पहले सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने। अभी तक राजस्थान से हैं बहुत सारे, हर साल लोकसभा में और राज्यसभा में 35 सांसद जाते हैं। कितने जाते हैं? 35 सांसद जाते हैं, 35 सांसद। उनमें से लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार बलराम जाखड़ बने थे। कौन बने थे? बलराम जाखड़। और दूसरी बार अभी कौन बने हैं? ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला बने हैं। हाँ, वो बाकी वाले करवा देंगे, आप पहले उनको समझ लो, करवा देंगे। तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान से पहले लोकसभा सांसद कौन बने? बलराम जाखड़। सो लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? बलराम जाखड़। और दूसरे कौन बने? तो दूसरे राजस्थान से बने हैं, आपको तो है ओम प्रकाश बिरला। तो दो ही बने अब तक, ठीक है। पहले कौन बने? बलराम जाखड़, ठीक है। सांसद तो हमेशा बनते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़। और दूसरे कौन बने हैं? ओम प्रकाश बिरला और या ओम बिरला। राजस्थान के दूसरे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला। पहले कौन बने? बलराम जाखड़, जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, पहले सांसद। और राजस्थान के दूसरे सांसद, ठीक है, वो सीकर से सांसद थे और ये कोटा बूंदी से सांसद है, ओम बिरला। कौन सी? 17वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष है अभी ओम बिरला। एक और बात बता दो, अभी संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी अध्यक्ष राजस्थान के ही है, ओम बिरला। और राज्यसभा के सभापति भी, ठीक है, राजस्थान से ही है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले, जगदीप धनखड़। वो कहाँ से? झुंझुनू से। तो अभी लोकसभा और राज्यसभा, उनमें अध्यक्ष और सभापति दोनों ही राजस्थान से। राजस्थान के पहले मुख्य सचेतक कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्य सचेतक थे मथुरा दास माथुर, पहले मुख्य सचेतक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्य सचेतक भी रहे। ये ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे, वो थे हरदेव जोशी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट में, देखिए, महिला कौन थी पहली मंत्री बनने वाली? गिरिजा व्यास। लेकिन पुरुष कौन था? कालूलाल सिरमाली। इनको पहली बार मंत्री बनाया गया था। राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। उनमें से वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस, देखिए, भाजपा भी 4 सीटों पर है। 10 में से 4 सीटें भी भाजपा के पास है और कांग्रेस के पास 6 सीटें। कांग्रेस के पास 6 सीटें, टोटल 10 सीटें। 10 राज्यसभा सांसदों में से एक भी महिला नहीं है। अभी राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद है, 4 बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के। 10 में से एक भी महिला नहीं है अभी वर्तमान में। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? नारायण सिंह माणकलाव, ठीक है, नारायण सिंह माणकलाव, ठीक है। तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले राजस्थानी कौन है? नारायण सिंह माणकलाव। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले पहले राजस्थानी कौन है? रामनाथ पोदार। ये मनोनीत होने वाले। आप जानते हैं राज्यसभा में निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 245। 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। और ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। तो मनोनीत भी होता है, निर्वाचित। तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? ये मनोनीत होने वाले थे, ये मनोनीत, नारायण सिंह माणकलाव। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? रामनाथ पोदार। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 17वीं लोकसभा के चुनाव, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 2019 में। कितने सीटों पे हुए थे? लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। 25 में से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी, यानी 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। याद करो, राजस्थान में 25 सीटें पे लोकसभा के चुनाव हुए थे इस बार, 17वीं लोकसभा, और 25 की 25 पर बीजेपी जीती थी। 25 की 25 पे बीजेपी जीती थी। बाद में एक सीट पर उपचुनाव हुआ, एक सीट पे उपचुनाव, ठीक है, नागौर वाली सीट पे उपचुनाव हुआ था। और उस नागौर वाली सीट पे हनुमान बेनीवाल जीते थे। कौन जीते थे? हनुमान बेनीवाल जीते थे। तो इसका 24 सीटें बीजेपी के खाते में रह गई और एक सीट, ठीक है, किसके? लोकपा, ठीक है, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी। बताओ, हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टी का नाम क्या है? बताओ, जिसका साइन बोतल है, पानी की बोतल। बताओ, आरएलपी। कहां से बताओ? एक सीट पर आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ठीक है। तो अभी 25 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 24 पे बीजेपी है, एक पे आरएलपी है। 1989 और 2014 में भी राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी आई थी। 2 बार ऐसा हुआ है अभी, एक तो 1989, एक 2014 और एक 2019, ठीक
ठीक है, ये 3 बार ऐसा हुआ, 25 की 25 सीटों पर बीजेपी आई। 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं सांसद है। कितनी महिलाएं बताओ? 78 महिलाएं। तो परसेंटेज निकाल के देखो तो 14.36, ये लगभग 15% महिलाएं अभी, 14.36। किसका निकालेंगे? 543 का निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है। 543 का 78 कितना परसेंट होता है? 543 का 78 लगभग 14.3% होता है। तो 17वीं लोकसभा में अभी महिलाएं कितनी है? 78 महिलाएं। लेकिन राजस्थान से कितनी महिलाएं हैं? राजस्थान से 3 महिलाएं हैं, एक तो दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली, ये 3 ही राजस्थान से महिला लोकसभा सांसद है। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 4 जिलों में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर है, लेकिन ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो 4 जिलों में फैला हुआ है वह है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जिसके सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल इस टाइप के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है वो? बांसवाड़ा का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जिसकी सभी की सभी सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बांसवाड़ा की सभी लोकसभा सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका एक भी क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, एससी एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, के लिए आरक्षित नहीं है। जोधपुर में एक भी सीट एससी एसटी के लिए नहीं है लोकसभा की, लेकिन बांसवाड़ा में पूरी की पूरी एसटी के लिए रिजर्व है। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से 4 मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, भूपेंद्र यादव, वन पर्यावरण। वैसे ये राज्यसभा से हैं। भूपेंद्र यादव कहां से गए हुए? राज्यसभा से गए, बाकी ये लोकसभा से, लेकिन ये राज्यसभा से, ठीक है। और कैलाश चौधरी और अर्जुन ये राज्य मंत्री। अभी राजस्थान से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि राजस्थान से कौन कौन राज्यसभा सांसद है। तो राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। अभी 10 में से 6 बीजेपी के, 6 कांग्रेस के, 1 2 3 4 5 6 तो कांग्रेस के और 4 बीजेपी के हैं, 1 2 3 4। तो बताओ अभी राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 में से 6, 4 का रेशो है, 6 कांग्रेस के और 4 बीजेपी के। बस थोड़ा नाम याद कर लेना, इनका कार्यकाल नहीं देखना है। राज्यसभा में जो जाते हैं वो 6 साल के लिए जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक 30 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। बताओ केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, मनमोहन सिंह, ठीक है, और मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये आपको ध्यान रखना, ये कांग्रेस के हैं। राजेंद्र गहलोत, डॉक्टर किरोड़ी लाल जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब समर्थन करते हैं, ठीक है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, और घनश्याम तिवारी, ये किसके? भाजपा के। तो ध्यान रखना 10 के 10 थोड़ा नाम याद करके जाना। ये पूछ लेते हैं कई बार कि अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन है या नहीं, तो ये था आज का सेशन, ठीक है, जिसमें हमने तमाम देखा, जितने भी फैक्ट थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है, समितियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो आज अपना विधानसभा टॉपिक वैसे कंप्लीट तो नहीं, कल अपन 15 की 15 विधानसभा देखेंगे एक बार। कि अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है, तो 15 की 15 विधानसभा देख लेंगे, ठीक है। एक विधानसभा 1 से विधानसभा 15 तक, क्योंकि कई बार पूछ लें दूसरी विधानसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं। तो कल वो देख लेंगे, कल अपना विधानसभा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे हाई कोर्ट पे, किस पे? उच्च न्यायालय पे चलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।